नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को राज्यों के कानूनों द्वारा विनियमित नहीं किया जा सकता। विश्व भर में 48% पक्षी प्रजातियों की संख्या कम हो रही है। रेलटेल ने अपनी वाईफाई सेवाओं के लिए प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना की शुरुआत की। उच्चतम न्यायालय ने हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने पर केंद्र के बदलते रुख पर प्रश्न किया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पैनल ने कहा, उच्च बाढ़ स्तर के पास निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। और अंत में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मरुस्थलीकरण की रोकथाम पर COP15 सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। और आइए अब इस अंक की खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं उच्चतम न्यायालय के एनबीएफसीज पर महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को राज्यों के कानूनों द्वारा विनियमित नहीं किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय एनबीएफसी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। दायर याचिका में ये प्रश्न किया गया था कि क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित एनबीएफसीज राज्यों के कानूनों के अधीन भी विनियमित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए केरल मनी लेंडर्स एक्ट 1958 और गुजरात मनी लेंडर्स एक्ट 2011। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है कि राज्य के कानून एनबीएफसीज पर लागू नहीं होंगे। साथ ही इस मामले में राज्य के कानूनों की जगह आरबीआई अधिनियम 1934 ही मान्य होगा। एनबीएफसीज कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्थाएं हैं। ये बैंकों की तरह ही ऋण और अग्रिम यानी एडवांस जैसी वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं और शेयर तथा बॉन्ड की खरीद कर सकती हैं, लेकिन इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होते हैं। हालांकि उनकी गतिविधियां बैंकों के समान हैं, लेकिन कुछ मामलों में एनबीएफसीज और बैंकों में कुछ अंतर है। जैसे कि एनबीएफसीज मांग जमा यानी डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ये स्वयं पर आहरित चेक जारी नहीं कर सकते हैं, जबकि बैंक ऐसा कर सकते हैं। आपको बता दें कि एनबीएफसीज में जमा राशि पर जमाकर्ताओं को जमा बीमा सुविधा उपलब्ध नहीं है। मुख्य रूप से एनबीएफसीज भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित और शासित होते हैं। हालांकि कुछ एनबीएफसीज को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, नेशनल हाउसिंग बैंक आदि द्वारा भी विनियमित किया जाता है। एनबीएफसीज का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करके समावेशी विकास को बढ़ावा देती हैं। एनबीएफसीज अवसंरचना परियोजनाओं को उधार देती हैं, जिन्हें उनमें निहित जोखिमों की वजह से बैंक अक्सर ऋण देने से बचते हैं। बैंकों की तुलना में एनबीएफसीज के संचालन में कम लागत आती है, इसलिए ये ग्राहकों को सस्ता ऋण प्रदान करती हैं। एनबीएफसीज और आरबीआई के विनियमन के विकास की अगर चर्चा करें तो ये सिलसिला वर्ष 1964 से शुरू हुआ। आरबीआई अधिनियम 1934 के अध्याय 3B के तहत धारा 45(1)(a) के अधीन आरबीआई को एनबीएफसीज पर विनियामक और पर्यवेक्षी शक्ति दी गई। इसके बाद वर्ष 1974 में आरबीआई को और ज्यादा शक्तियां प्राप्त हुई। इनमें निरीक्षण करने की शक्ति और अधिक कठोर दंड देने की शक्ति शामिल है। और इसके बाद वर्ष 1974 में ही शाह कार्य समूह की सिफारिशों के आधार पर एनबीएफसीज के लिए विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित किए गए। वर्ष 1998 में भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई अधिनियम के तहत वर्गीकरण के लिए एनबीएफसीज के लिए नई विनियामकीय रूपरेखा जारी की। वर्ष 2006 में विभेदक विनियमन की शुरुआत की गई। साथ ही 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक की एनबीएफसीज को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसीज के रूप में वर्गीकृत किया गया। इसके बाद वर्ष 2014 में संशोधित विनियामक रूपरेखा जारी की गई और इसके अंतर्गत प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसीज की सीमा 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अब 500 करोड़ रुपए कर दी गई। वहीं वर्ष 2015 में एनबीएफसीज को आरबीआई द्वारा आंतरिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया गया। वर्ष 2018 में आरबीआई ने एनबीएफसीज के लिए लोकपाल योजना का विस्तार किया। इसमें 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक की परिसंपत्ति वाली एनबीएफसीज एनडी यानी जमा नहीं स्वीकार करने वाली एनबीएफसीज को शामिल किया गया। वर्ष 2021 में एनबीएफसीज के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे की शुरुआत की गई।
और अगली खबर जैव विविधता और उसके संरक्षण से संबंधित है और इस लिहाज से ये खबर काफी परेशान करने वाली भी है, क्योंकि विश्व भर में 48% पक्षी प्रजातियों की संख्या कम हो रही है। ऐसा बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने वार्षिक अपडेट द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स बर्ड्स रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार मौजूदा पहचानी गई 10,994 पक्षी प्रजातियों में लगभग आधी प्रजातियों के समक्ष विलोपन का खतरा विद्यमान है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एक गैर लाभकारी वैश्विक संरक्षण समूह है। ये पक्षियों के लिए आधिकारिक लाल सूची जारी करने वाला संगठन है। भारत से बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का साझीदार है। आपको बता दें कि द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स बर्ड्स के रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों में कहा गया है कि मालेओ माइक्रोसेफलॉन मेलियो और वियतनामी क्रेस्टेड एर्गस रिनार्डिया ओसेलेटा को क्रिटिकली एंडेंजर्ड पक्षी प्रजाति घोषित किया गया है। आपको बता दें कि विश्व की संकटग्रस्त पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक संख्या को प्रभावित करने वाले खतरे हैं। इसमें सबसे ज्यादा खतरा होता है कृषि से, वनों की कटाई, शिकार और जाल आदि में पक्षियों के फंसने से। इसके अलावा हमलावर विदेशी प्रजातियों की घुसपैठ द्वारा, आवासीय और वाणिज्यिक विकास के बढ़ने से भी ऐसा हो रहा है। इसके अलावा आग लगने की घटनाएं और आग को बुझाने की कार्रवाई के बीच में जो अंतर आता है, उससे भी पक्षी प्रजातियों के समक्ष खतरा उत्पन्न हो गया है। उष्णकटिबंधीय वनों के अलावा प्राकृतिक घास के मैदानों पर खतरा उत्तरी अमेरिका, यूरोप और भारत के लिए विशेष रूप से चिंताजनक है। वहीं समशीतोष्ण अक्षांशों की तुलना में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ज्यादा संकटापन्न पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ लगभग 86.4% संकटापन्न पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। पक्षियों का महत्व देखें तो पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर पक्षी कुछ संचालकीय भूमिका निभाते हैं, जैसे कि ये परागणकर्ता होते हैं, ये बीजों को फैलाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में इंजीनियर की भूमिका होती है पक्षियों की। ये मृत जानवरों के शवों का निपटान करते हैं और शिकारियों के रूप में भी इनकी भूमिका होती है। पक्षी अन्य जानवरों की संख्या बढ़ाने में सहायता करते हैं। इसके अलावा कीट नियंत्रण के माध्यम से संधारणीय कृषि जैसे मानव प्रयासों में भी सहयोग करते हैं। भारत के लिए इस रिपोर्ट में मुख्य निष्कर्ष ये दिए गए हैं कि पक्षियों की विविधता में कमी भारत के लिए विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। वर्तमान वार्षिक प्रवृत्ति में 146 पक्षी प्रजातियों से जुड़े अनुमान लगाए गए हैं, जो कि पिछले 5 वर्षों के लिए उपलब्ध हैं। 80% पक्षी प्रजातियों की संख्या कम हो रही है और 50% प्रजातियों में बड़े पैमाने पर गिरावट दर्ज की गई है। 50% में व्यापक कमी आई है और 30% में कमी हुई है। 6% की आबादी स्थिर हुई है और 14% की संख्या बढ़ रही है। हालांकि एशिया में हाल ही में किसी पक्षी प्रजाति की विलुप्ति की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कई संकटापन्न प्रजातियों को हाल के वर्षों में नहीं देखा गया है। उदाहरण के तौर पर गंभीर रूप से संकटग्रस्त जैडॉन कोर्सर को वर्ष 2009 के बाद से नहीं देखा गया है। संकटापन्न प्रजातियों की बात करें तो इसमें हिमालयन बटेर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन, सोशिएबल लेपविंग, जैडॉन कोर्सर, सफेद पेट वाला बगुला, लाल सिर वाला गिद्ध, सफेद पुट्ठे वाला गिद्ध, भारतीय गिद्ध, पतली चोंच वाला गिद्ध, बुगुन लियो सिचला और येलो ब्रेस्टेड बंटिंग संकटापन्न प्रजातियों में शामिल हैं। इस रिपोर्ट में भारत के संबंध में बताया गया है कि पक्षियों की संख्या कहां कम हो रही है। भारतीय रिपोर्ट में ये पाया गया है कि स्थानिक प्रजातियां, शिकार प्रजातियां और वनों तथा घास भूमि वाली पक्षी प्रजातियां सर्वाधिक संकटापन्न हैं। अब यदि पर्यावास के प्रकार पर निर्भर पक्षी प्रजातियों की संख्या सूचकांक के बारे में बात करें तो आर्द्र भूमि पर 47% पक्षी प्रजातियां निर्भर हैं, घास भूमि में 59% और वन क्षेत्र में 62% पक्षी प्रजातियां निर्भर हैं। पक्षियों द्वारा अक्सर सामना किए जाने वाले खतरों की बात करें तो अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया कि पूर्वोत्तर भारत सहित देश के अलग अलग हिस्सों में पक्षियों के शिकार और उन्हें जाल में फंसाने की प्रवृत्ति पर चिंता प्रकट की गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कुछ प्रजातियों जैसे कि गंभीर रूप से संकटग्रस्त ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए बिजली के तार सबसे ज्यादा खतरा पैदा करते हैं। अगली खबर संचार एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। रेलटेल ने अपनी वाईफाई सेवाओं के लिए प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना की शुरुआत की। रेलटेल ने 22 राज्यों के 100 रेलवे स्टेशनों पर अपनी सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं के लिए पीएम वानी योजना शुरू की है। रेलटेल रेल मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न सार्वजनिक उपक्रम है। वाईफाई नेटवर्क को रेलटेल और सी डॉट द्वारा निर्मित मोबाइल ऐप वाई डॉट के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है। पीएम वानी की शुरुआत दूरसंचार विभाग ने की है। इसका उद्देश्य
उद्देश्य सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट प्रदाताओं के माध्यम से ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान करना है। इससे देश में वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। पीएम वाणी प्रणाली को अलग अलग समूहों द्वारा संचालित किया जाएगा, जैसे कि पब्लिक डेटा ऑफिस यानी पीडीओ। ये केवल पीएम वाणी के तहत आने वाले वाईफाई सेवा स्थलों की स्थापना, रखरखाव और संचालन करने का कार्य करेगा। साथ ही उपभोक्ताओं को ब्रॉडबैंड सेवा भी प्रदान करेगा। पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर के तहत ये पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के प्रमाणीकरण और लेखा खातों के रखरखाव का कार्य करेगा। वहीं ऐप प्रदाता पंजीकृत ग्राहकों के लिए मोबाइल ऐप विकसित करेगा। इसके अलावा पीएम वाणी सेवा की उपलब्धता का पता लगाने के बाद मोबाइल ऐप में वो जानकारी डालेगा और सेंट्रल रजिस्ट्री भी होगी। इसका रखरखाव आरंभिक स्तर पर दूरसंचार विभाग करेगा। ये ऐप सेवा प्रदाताओं, पीडीओज और पीडीओएज की जानकारी भी रखेगा। वाईफाई या वायरलेस फिडेलिटी एक वायरलेस नेटवर्किंग तकनीक है। ये डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट टीवी आदि जैसे उपकरणों को इंटरनेट एक्सेस प्रदान करती है। ये अलग अलग उपकरणों के बीच संचार स्थापित करने के लिए 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंड में रेडियो फ्रीक्वेंसी या रेडियो वेव्स का उपयोग करता है। सार्वजनिक वाईफाई हवाई अड्डों, कॉफी शॉप्स, होटलों आदि जैसे सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध वाईफाई हॉटस्पॉट हैं। इसमें निःशुल्क इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। सार्वजनिक वाईफाई से जुड़े खतरों की बात करें तो इसमें व्यक्तिगत जानकारी चुराई जा सकती है। इसमें मैन इन द मिडिल अटैक का खतरा रहता है, मेलवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का खतरा बना रहता है और दुर्भावनापूर्ण हॉटस्पॉट उपलब्ध कराने वाली स्रोत की मौजूदगी का खतरा भी रहता है। उच्चतम न्यायालय ने हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने पर केंद्र के बदलते रुख पर प्रश्न किया है। जिन राज्यों में हिंदुओं की संख्या कम है, वहां पर उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग वाली याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की गई है। इस मामले में केंद्र सरकार द्वारा बार बार अपना रुख बदलने पर न्यायालय ने नाराजगी जताई है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा दायर पहले हलफनामे में कहा गया था कि इस मामले पर निर्णय संबंधित राज्यों को करना है। हालांकि नवीनतम हलफनामे में कहा गया है कि किसी समूह को अल्पसंख्यक अधिसूचित करने की शक्ति केंद्र के पास है, लेकिन इस मुद्दे पर व्यापक परामर्श की जरूरत है। भारत में अल्पसंख्यक दर्जे की बात करें तो संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। इसमें केवल अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख किया गया है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों को अनुच्छेद 29 और 30 के तहत वर्णित किया गया है। हालांकि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 का उपयोग करते हुए मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसियों को अल्पसंख्यक घोषित किया है। वर्ष 2002 के TMA पाई मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। न्यायालय के अनुसार भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक के निर्धारण में राज्य को एक इकाई के रूप में माना जाना चाहिए, न कि पूरे देश की जनसंख्या को इसका आधार बनाना चाहिए। अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त करने के कई लाभ हैं। अल्पसंख्यक समुदायों को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही विशेष योजनाओं का लाभ मिलता है। उन्हें अपने शैक्षणिक संस्थानों और ट्रस्टों के संचालन की स्वतंत्रता दी जाती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पैनल ने कहा कि उच्च बाढ़ स्तर के पास निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उत्तराखंड में चमोली के तपोवन रैणी क्षेत्र में एक हिमनद में दरार की वजह से धौलीगंगा और अलकनंदा नदियों में भयंकर बाढ़ आई थी। इस घटना ने भारी नुकसान पहुंचाया था। इसी त्रासदी के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पैनल का गठन किया गया था। पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हिमनदीय बर्फ और चट्टान की वजह से मलबे के बहने से व्यापक प्रभाव वाली ये पहली घटना भारत में दर्ज की गई थी। इस तरह से चट्टानों के गिरने और हिमनदीय हिमस्खलन की घटनाएं आल्प्स, रूसी, काकेशस, कनाडा और नेपाल में घटित हुई हैं। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पैनल ने कई सिफारिशें की हैं, जैसे कि भविष्य में लगभग रियल टाइम में ऐसी घटनाओं को दर्ज करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को उपग्रह समूहों की क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। हिमनदीय अध्ययन में दोहराव से बचने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हिमनद अनुसंधान, अध्ययन और प्रबंधन केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए। उच्च बाढ़ स्तर के पास धार्मिक स्थानों, भवनों और परियोजनाओं की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि विशेष अध्ययन के बाद इनकी मंजूरी नहीं दी जाती है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र विनियमन, भवन उपनियमों आदि जैसी कानूनी रूपरेखाएं विकसित करने की जरूरत है, क्योंकि उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में अलग अलग तरह के खतरों की संभावना बनी रहती है। इसलिए इस क्षेत्र में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर विचार करने की जरूरत है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मरुस्थलीकरण की रोकथाम पर COP15 सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन का 15वां सत्र कोटे डी आइवर के आबिदजान में शुरू हो गया है। COP15 की थीम है भूमि, जीवन, विरासत, अभाव से समृद्धि की ओर। ये थीम ये सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई का आह्वान करती है कि भूमि वर्तमान और भावी पीढ़ियों को लाभ प्रदान करती रहे। COP15 में UNCCD के 197 पक्षकार सूखा, भूमि पुनर्सुधार और इससे संबंधित विषयों जैसे कि भूमि अधिकार, लैंगिक समानता और युवा सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। COP15 सरकारों, निजी क्षेत्र और सिविल सोसाइटी के नेतृत्वकर्ताओं और दुनिया भर के अन्य प्रमुख हितधारकों को एक मंच पर लाएगा। ये भविष्य में भूमि के सतत प्रबंधन की प्रगति में तेजी लाने पर विचार करेंगे। वर्ष 2019 में भारत ने UNCCD के COP14 की मेजबानी की थी। COP14 सम्मेलन में भारत ने वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि की पुनर्बहाली का लक्ष्य निर्धारित किया था। COP14 की थीम थी भूमि की पुनर्बहाली, भविष्य की सततता। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय को वर्ष 1994 में अपनाया गया था। इसका उद्देश्य हमारी भूमि की रक्षा और पुनर्सुधार और एक सुरक्षित, न्याय संगत तथा अधिक सतत भविष्य सुनिश्चित करना है। ये मरुस्थलीकरण और सूखे के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ये शुष्क, अर्धशुष्क और शुष्क उप आर्द्र क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान पर बल देता है। इन क्षेत्रों में विश्व के कुछ सबसे नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र और सुभेद्य लोग पाए जाते हैं। इसका स्थायी सचिवालय जर्मनी के बॉन में स्थित है। भारत और UNCCD। भारत UNCCD का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत में इस अभिसमय के कार्यान्वयन का नोडल मंत्रालय है। ये मंत्रालय देश में इस अभिसमय के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण लेकिन संक्षिप्त खबरों के बारे में। एम प्राइम यानी नवाचार, बाजार परखता और उद्यमिता पर शोध कार्यक्रम। अटल नवाचार मिशन और नीति आयोग ने शैक्षिक जगत के लोगों को गहन तकनीक वाले उत्पाद बनाने में मदद करने के लिए एम प्राइम प्लेबुक जारी की है। एम प्राइम का उद्देश्य एक मिश्रित शिक्षण पाठ्यक्रम का उपयोग करना है। इसमें प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के माध्यम से बाजार में प्रारंभिक चरण के विज्ञान आधारित गहन प्रौद्योगिकी विचारों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। एम प्राइम का फोकस क्षेत्र कार्यक्रम विज्ञान आधारित तथा गहन तकनीक वाली उद्यमिता को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। इसे समर्थन मिलेगा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा। इसका कार्यान्वयन वेंचर सेंटर, एक गैर लाभकारी प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेटर करेगा। अगली खबर है राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि राज्य निर्वाचन आयोग प्रत्येक 5 वर्ष में स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के अपने संवैधानिक दायित्व से नहीं हट सकता। आपको बता दें कि पंचायतों और नगरपालिकाओं के सभी चुनावों को राज्य निर्वाचन आयोग संपन्न करवाता है। इसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य चुनाव आयुक्त होता है। राज्य चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तें और उसके कार्यकाल का निर्धारण राज्यपाल करता है। उसे राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के निर्धारित तरीके और आधार को छोड़कर अन्य किसी तरीके से पद से नहीं हटाया जा सकता। कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कॉर्पोरेट दिवाला पर एक आदेश दिया है। न्यायालय के मुताबिक ऋणदाता उन प्रवर्तकों, निदेशकों और चेयरमैन के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई शुरू कर सकते हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट ऋणों पर व्यक्तिगत गारंटी पर हस्ताक्षर किए हैं, भले ही CIRP यानी कि कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू नहीं की गई हो, लंबित हो या फिर समाप्त नहीं हुई हो। CIRP यानी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉर्पोरेट देनदार के कॉर्पोरेट दिवाला के समाधान के लिए एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के प्रावधानों के अनुसार शुरू की जाती है। इसे एक वित्तीय लेनदार, एक परिचालन लेनदार और कॉर्पोरेट देनदार के कॉर्पोरेट आवेदक द्वारा आरंभ किया जा सकता है। CIRP प्रक्रिया शुरू करने के लिए डिफॉल्ट की न्यूनतम राशि 1 करोड़ रुपए है। इसके लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण संबद्ध अपीलीय प्राधिकरण है। अवसंरचना निवेश ट्रस्ट इनविट्स। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने इनिशियल ऑफर और राइट्स इशू के लिए इनविट्स फाइलिंग शुल्क के प्रारूप मानदंडों में संशोधन किया है। इनविट्स म्यूचुअल फंड के समान एक सामूहिक निवेश योजना है। ये अवसंरचना में व्यक्तिगत या संस्थागत निवेशकों से छोटी मात्रा में धन के प्रत्यक्ष निवेश को सक्षम बनाता है। इसमें रिटर्न के रूप में छोटी आय प्राप्त होती है। इसे सेबी अवसंरचना निवेश ट्रस्ट विनियम 2014 द्वारा विनियमित किया जाता है। इनविट्स रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट के समान है। रिट्स व्यक्तियों
को बड़े पैमाने की आय उत्पादक अचल संपत्ति में निवेश करने की अनुमति प्रदान करता है। संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा। भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का हाल ही में निधन हो गया है। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में, जो कि लगभग 400 से 200 ईसा पूर्व का है, इसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्रों को 4 समूहों में बांटा गया है। इनमें शामिल है अवनद्ध वाद्य यानी मेम्ब्रानोफोन्स या ताल वाद्य यंत्र। इसमें एक खींची हुई खाल से ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे कि डमरू या नगाड़ा। दूसरा है घन वाद्य, जिसे इडियोफोनिक या ठोस वाद्य भी कहा जाता है। इसमें ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन करते हैं, जैसे कि घंटी, गोंग या चिमटा। तीसरा है सुशिर वाद्य, एरोफोन या वायु यंत्र। ये वायु से ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जैसे कि शहनाई या बांसुरी। और चौथा है तत्वाद्य यानी कि कार्डोफोन या तार वाले वाद्य यंत्र। इनमें ध्वनि 2 बिंदुओं के बीच तारों के कंपन द्वारा उत्पन्न की जाती है। उदाहरण के लिए सारंगी, सरस्वती, वीणा, संतूर आदि। लेसर फ्लोरिकन। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान और गुजरात के विद्युत उत्पादकों को लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन की रक्षा के लिए बर्ड डायवर्टर स्थापित करने का निर्देश दिया है। लेसर फ्लोरिकन को खारमोर के नाम से भी जाना जाता है। ये बस्टर्ड कुल का एक छोटा और पतला बस्टर्ड है। ये भारत का स्थानिक पक्षी है। ये मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में घास के मैदानों, झाड़ीदार खेतों और चुनिंदा कृषि क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी आयुसीयन स्थिति क्रिटिकली एंडेंजर्ड की है। भारत में ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने जलवायु पर नई अपडेट जारी की है। इसके अनुसार अगले 5 वर्षों में कम से कम 1 वर्ष के लिए वार्षिक औसत वैश्विक तापमान की पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की 50-50 संभावना है। इसे ग्लोबल एनुअल टू डेक्डल क्लाइमेट अपडेट के तहत प्रकाशित किया गया है। WMO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये पृथ्वी के वायुमंडल की स्थिति और व्यवहार, भूमि और महासागरों के साथ परस्पर क्रिया आदि पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय के प्रति समर्पित है। ये 193 सदस्य देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। वीरता पुरस्कार। हाल ही में राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों के जवानों को शौर्य चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वीरता पुरस्कार सशस्त्र बलों के अधिकारियों या कर्मियों, अन्य कानूनी रूप से गठित बलों एवं नागरिकों के बहादुरीपूर्ण और बलिदान के कार्यों को सम्मानित करने के लिए स्थापित किए गए हैं। इनकी घोषणा वर्ष में 2 बार की जाती है, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर। वीरता पुरस्कार को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है शत्रु से मुकाबला करने के अलावा अन्य वीरतापूर्ण कार्यों के लिए। इसके लिए अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र दिया जाता है। दूसरा है परमवीर चक्र, अशोक चक्र और महावीर चक्र, जो कि शत्रु के सामने अद्वितीय साहस और परम शूरता का परिचय देने पर दिया जाता है। वरीयता क्रम में देखें तो सबसे पहले आता है परमवीर चक्र, उसके बाद अशोक चक्र, महावीर चक्र, फिर कीर्ति चक्र और फिर वीर चक्र और शौर्य चक्र। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 11 मई को मनाया जाता है। ये उन प्रयासों को चिन्हित करता है जिनके कारण वर्ष 1998 में पोखरण परीक्षण सफल हुआ था। आपको बता दें कि वर्ष 1974 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। इसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। दूसरा परीक्षण वर्ष 1998 में ऑपरेशन शक्ति कूट के नाम के साथ आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय महत्व के खेल के आयोजनों की बात करें तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजनों की एक नई सूची अधिसूचित की है। इन्हें खेल प्रसारण सिग्नल अधिनियम 2007 के तहत अधिसूचित किया गया है। ये अधिनियम इन खेलों के आयोजनों के प्रसारण अधिकार धारकों को लोक प्रसारणकर्ता प्रसार भारती के साथ लाइव फीड साझा करने के लिए अधिदेशित करता है। आपको बता दें कि जिन खेल आयोजनों को राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजनों के रूप में घोषित किया गया है वो है सभी ओलंपिक खेल, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल, क्रिकेट, टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन और कबड्डी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार, थैंक्स फॉर लिसनिंग।